कि भाव भी नहीं रहा, सिर्फ दशा रह गई। भाव भी चला जाता है, शब्द भी चला जाता है, सिर्फ दशा रह जाती है। अच्छी बात या बुरी बात कोई महत्व नहीं रखती। आपका चित्त किस बात को अपने जीवन का अस्तित्व बना चुका है, फिर वास्तविकता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे जितने भी एजम्पशन हैं वो आपकी अपने जीवन के प्रति और दूसरों के प्रति धारणा। और यदि आप अपने साथ ही आत्मीय संबंध का निर्माण नहीं कर पाए तो कृष्ण के साथ संबंध निर्मित होगा आपकी अपने आप को कमज़ोर देखने के परिणाम। अगर जो घटनाएं अगर आम आदमी के साथ घट जाए तो घर से पानी के लिए दूसरे पर मोहताज होना। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। हमारी ये श्रृंखला शुरू हुई थी कि शब्द प्रबल है। शब्द को हमने एक सिरिंज के टीके की भांति कि वो जो हमारे शरीर में घुसता है कि वो एक ट्रिगर बन जाता है हमारा, उससे पैदा होता है भाव, भाव से बनती है भाव दशा। पर अंततः जो प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं वो सब उसी में उलझे हुए हैं कि भाव दशा, कि भाव भी नहीं रहा, सिर्फ दशा रह गई। कि मेरे को कुछ सवाल इस तरीके का है, प्रश्न इस तरीके का है कि मुझे अवसाद, डिप्रेशन हो गया है, घबराहट रहती है, एंजाइटी बोल देंगे, डर रहता है, फियर बोल देंगे। तो पीछे का कारण क्या है कि भाव भी चला जाता है, शब्द भी चला जाता है, सिर्फ दशा रह जाती है। देखिए, इसे थोड़ा सा हमें डीप में जाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि भाव और वो दशा बन जाए। एक थॉट होती है, टेम्परेरी होती है। एक विचार, टेम्परेरी विचार आया, उसके बाद उस विचार की बार बार रिपीटेशन हो रही है। उस विचार के साथ हमारे माइंड ने जो जो परिभाषाएं बना रखी हैं, उन परिभाषाओं के हिसाब से माइंड हमें जानकारियां देने लगा कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। और एक स्थिति आ जाती है कि हम उस विचार को अपनी परमानेंट मान्यता दे देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं हम धारणा बना लेते हैं। और धारणा कई तरीके के रोगों का कारण होती है। जैसे आपने कहा कि एंग्जाइटी हो गई। कभी आपने गौर किया है कि जब भी हमें एंग्जाइटी होती है सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहले हमारी सांस छोटी हो जाती है। और आप देखेंगे आपको ऐसे लगने लगता है जैसे घुटन हो गई, किसी ने आपको दबा दिया हो। जी बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलता है वो होता है कि आदमी के पेट में क्रैम्प होना शुरू हो जाता है, सबसे बड़ा। लेकिन हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करते रहते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, हमें ऐसा लगता है कि आसपास के वातावरण की वजह से ऐसा हो रहा है जी, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ आप ये समझिए कि बाहर के वातावरण को दोष देकर हम अपने आप से भाग रहे होते हैं। अगर आप इसे थोड़ी देर शांति के साथ बैठ जाएं और देखें तो जब भी आपको एंग्जाइटी होती है आप उन विचारों की श्रृंखला में फंसे होते हैं जो आपको असमर्थ दिखाएं, आपकी सामर्थ्य को कम आंकते हैं। और एक स्थिति आती है कि जहां आपको ये लगने लगता है कि अब मेरे वश में कुछ नहीं। वो घबराहट, वो डर इतना हमें बेचैन कर देता है कि फिर हमें सिर्फ ये लगता है कि कोई हो जिसके सहारे हम इस डर से बाहर निकल पाए। और इन सारे डरों का कारण, सारी एंग्जाइटी का कारण हम सोशल एनवायरनमेंट को दोष देने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सोशल एनवायरनमेंट उसके लिए दोषी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने बात की कि हम दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर किसी भी बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते जी। लेकिन हमारे यहाँ समस्या जो सबसे बड़ी होती है वो ये कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया था इसलिए मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया था इसलिए मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। मुझे घुटन हो रही है उस व्यक्ति के शब्दों के कारण। उसने, हाँ, तो ये जो उसने बोला ये एक्सटर्नल डायलॉग था, हमने पिछली बार भी बात की। लेकिन हम जिसे एंग्जाइटी कह रहे हैं वो आपका इंटरनल डायलॉग है। आपने अपने आप को अपनी नज़रों में कैसे देखा है इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी एंग्जाइटी का लेवल क्या है। अगर आप अपने आप को ऐसे समझिए कि सबसे निम्नतम व्यक्ति मानते हैं तो क्या होगा? आप कितने भी मोटिवेशन लेक्चर सुन रहे हो, कितने भी आप काउंसलर्स के पास जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन शाम होते होते आप उसी दशा में घिरते चले जाए। एक और चीज़ जो देखने में आती है, ऐसे लोग अंधेरे से बहुत डरने लगते हैं। जैसे जैसे शाम होती है उनमें घुटन बढ़ती चली जाती है और घुटन का एक स्तर बन जाता है जिसके कारण अब वो उस विचारों की श्रृंखला से बाहर आ ही नहीं सकते।
एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं या स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं, क्योंकि आप किसी भी विचार के कारणों तक जाने की बजाय उसे दबाकर उसकी तीसरी कर देना चाहते हैं, जो कभी होगा नहीं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार बहुत गहरे से बैठ जाता है। इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं या डिप्रेशन में हैं, आप सबसे पहले क्या चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने। बिल्कुल, ये कॉमन सी धारणा है कि कोई आदमी अगर मेरी बात सुन ले तो मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा या मेरी एंग्जाइटी रिलीज हो जाएगी, दिल हल्का हो जाएगा। दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब भी आप अपनी मनोवस्था के बारे में किसी और से बात कर रहे होते हैं तो आपके चित्त में पहला ख्याल जो होता है वो ये कि मेरी इस अवस्था को कोई अप्रूव कर दे, कि ये मेरे बस में नहीं है। अच्छा, और जब आपको ये अप्रूवल मिल जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, आप प्रयास करना ही छोड़ दें। आपने पूरी तरीके से मान लिया है कि अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है, सिर्फ इससे मुझे ज़िंदगी भर जूझना है। जबकि सच्चाई ये है कि आप डिप्रेशन से या किसी भी तरीके की एंग्जाइटी से आप अगर पीड़ित हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि अपने पेट को हल्का कर लीजिए और सांस को गहरा। आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा एक जो इसमें आप उपाय कर सकते हैं वो ये कि आप खुले में थोड़ी देर के लिए चले जाएं, पर ये निश्चित कर लीजिए कि आपके साथ कोई नहीं बैठा, आप अपने साथ बैठे। ठीक है। सांस को गहरा लेते रहें, देखते रहें कि किन किन विचारों की श्रृंखला, कौन कौन से विचार रिपीटेटिव आ रहे हैं, उनको लिखना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे आप पाएंगे कि इन विचारों के पीछे सिर्फ मेरी मान्यताएं थी, मेरा खोखलापन था और कुछ भी नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जब एंग्जाइटी में होते तो किसी को भला बुरा कह देते, या आपने नोटिस किया होगा कि वो परिवार के बीच भी बैलेंस नहीं कर पाते, या किसी ने उनको कुछ बोला, अच्छी बात भी उन्हें बुरी लगने लग जाती। बिल्कुल। और ये हर जगह होता है। अच्छी बात या बुरी बात कोई महत्व नहीं रखती, आपका चित्त किस बात को अपने जीवन का अस्तित्व बना चुका है वो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तो पहली बात यहाँ जो देखने और समझने वाली बात है कि हमारे चित्त ने किस बात को अपना अस्तित्व बना लिया है, हमें उसको जानना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर मेरे दिमाग में ये हो कि हर कोई यहाँ पर मुझे चीट करता है, छोटी सी बात लगती है, लेकिन अमूमन सबके दिलो दिमाग में बात होती है कि इसने मुझे चीट किया, या मैंने तो इसका अच्छा सोचा था, इसने हमेशा मेरे साथ बुरा किया। लेकिन वास्तविकता क्या है? आपने अपने चित्त में एक धारणा बना रखी है कि ये व्यक्ति, अगर मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा तो इसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। आपने एक फ्रेम सेट किया हुआ, आपने उसे अपना धर्म बना दिया कि इसे ऐसा ही होना चाहिए। और जहाँ जहाँ आपके चित्त में ये शब्द आता है, मुझे ऐसा लगता है कि, याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि, इसके आगे जितने भी अजम्पशन हैं वो आपकी अपने जीवन के प्रति और दूसरों के प्रति धारणा है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं। और ये जो आप बात कर रहे हैं भाव दशा, अब भाव रह गया, वो टेम्परेरी था, अभी आपकी परमानेंट स्टेट हो गई, जिसे हम दशा कह सकते हैं। अब हमारा दिमाग इस दशा के साथ उसी दिशा में गति करेगा जो उस दशा ने गति करने के लिए हमें मजबूर किया है। रास्ता बन चुका है, हमें उसी पे जाना है। हाँ, और क्योंकि अमूमन ये समझिए कि आज भारत में हम बात करें या आज बड़े शहरों की बात करें, हर आदमी इस समस्या से जूझ रहा है। और जूझने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें बाहरी जगत से, मीडिया से लाइफ के प्रति जो धारणाएं बनानी थी वो इस तरीके की बनवा दी है कि अब उन्हें यथार्थ से कोई भी चीज़ उनका मूल स्वभाव नहीं बच रहा। मान लीजिए कि आपने एक रील देखी या वीडियो देखा और उसमें दिखाया गया है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आप एक क्रूज पर हैं, घूमने जा रहे हैं। अब जैसे ही आप उस क्रूज के वीडियो को देखते हैं, आप अपने अंदर एक एंग्जाइटी बनाएंगे। इसलिए नहीं कि वो वीडियो देखा, इसलिए कि अब जीवन की अवधारणा, जीवन के प्रति धारणा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण आप निर्धारित नहीं कर रहे, वो वीडियो बनाने वाला निर्धारित कर रहा है। अब आपके अपने जीवन को आप छोटा समझने लगते हैं, आपके जीवन में जो भी है आप उसे अशुभ मानने लगते हैं, आप अपने जीवन को निकृष्टतम मानने लगते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को निकृष्टतम मानने लगेंगे उतना ही ज़्यादा आप में पैरेलली एक थॉट क्रिएट होगा,
वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। यहाँ आप ड्यूअलिटी में फंस जा रहे हैं, डबल संघर्ष हो गया है। एक तरफ आप अपनी ही धारणाओं में परेशान हैं और दूसरी तरफ उस मनोस्थिति के साथ उस उच्चतम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप डिप्रेशन में हैं तो आपकी तो नौकरी छूट जाएगी, लेकिन आपके ख्याल में जीवन कैसा है, उस क्रूज जैसा। और ये मनोस्थिति आज के यूथ को इस हद पर प्रभावित कर रही है कि बच्चे सुसाइड करने लगे। उन्हें लगता है कि उससे बिना कुछ जीवन ही नहीं। इसलिए जीवन की जो परिभाषाएं हम बना लेते हैं वो निर्धारित करती है कि हम बाहरी प्रभाव को, यानी एक्सटर्नल डायलॉग को, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ, एक्सटर्नल डायलॉग्स को, एक्सटर्नल इमेज को अपनी इमेज कैसे बना लेते हैं। और जितना ज़्यादा ये प्रभाव हमारे जीवन में होगा उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हम अपने आप को हमेशा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रखें। इसलिए मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा यहाँ, जीवन वो नहीं है जो दुनिया ने आपको दिखाया। जीवन वो है जो आपने अपनी नज़रों में अपने उच्चतम को देखा। अपने आप को कभी निकृष्ट मत बनाओ। कृष्ण के मंदिर में जाते हो रोज, कृष्ण उत्सव का स्वरूप है, कृष्ण डिप्रेशन का स्वरूप नहीं है। आपने देखा होगा आजकल लड्डू गोपाल जी को लेकर लोग जाते हैं। लड्डू गोपाल अर्थात क्या? एक आत्मीय संबंध का निर्माण होना। और यदि आप अपने साथ ही आत्मीय संबंध का निर्माण नहीं कर पाए तो कृष्ण के साथ संबंध निर्मित होगा? नहीं होगा। इसीलिए लोग सिर्फ चैंटिंग तक रुक जाते हैं, जबकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कृष्ण तक जाने की आपकी संभावना है, उस प्रेम को समझने की संभावना है। उसको वासना का स्वरूप मत बनाइए। आपने जो पढ़ा है या जो सुना है कृष्ण का, वो स्वरूप मत बनाइए। कृष्ण अर्थात बांसुरी भी है और योगेश्वर भी, ग्वाला भी है और राजा भी। अपने संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करना। और जिस दिन आप अपने संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार कर लेते, एज इट इज़ एज यू आर, फिर कोई विरोध नहीं बचता। फिर किसी और के अस्तित्व में आपको ना घुसने की आवश्यकता है और ना परेशान होने की। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अनेक प्रकार की भाव दशाएं जब हमारा परमानेंट भाव बन जाए, हमारी परमानेंट धारणा बन जाए, तो कई रोगों को जन्म देती है। यहाँ अगर मैं पूरा जो आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया और उसका बहुत बेहतरीन विवेचना की, 4 शब्द निकलते हैं। सबसे पहला आपने कहा सामर्थ्य। दूसरा जो आपने बहुत बड़ी एक बात का जिक्र किया शाम का, कि जितने भी, अब आप देख लीजिए, ठीक, बाहर भी जाते हैं लोग, कई जगह जाते हैं, ये सब शाम में होता है। इनका आप ये समझ लीजिए कि ये वो सब प्रश्न आते थे ना कि भाई इसका, ये 4 प्रश्न हो गए कि पहला सामर्थ्य, दूसरा ये शाम ही इतनी मुश्किल क्यों होती है, क्या ये सूरज और उसमें कि कोई स्विच होने का है, तीसरा जो हम, क्योंकि भाव दशा और शब्द प्रबल है, इन दोनों के बीच में का द्वंद्व की बात कर रहे हैं, तो भाव, शब्द से भाव बना, भाव से भाव दशा बने, तो उस भाव और भाव ने एक दूसरे को काट दिया, तो सीधा हम शब्द से दशा पे अटक गए। और चौथा जो आपने बोला, वो जो आपने एक क्रूज का उदाहरण दिया कि सब्ज बाग आपको दिखा रहे हैं, और जैसे कि कोई भी वीडियो आपके पास आता है वो एडिट होके आता है, काट छांट उसमें की जाती है। तो ये प्रश्न जो है, जो आपके उत्तर बोलूं या विवेचना बेहतर रहेगा, उससे निकले हैं। बहुत सही शब्द है। पहली चीज जो आपने कहा, सामर्थ्य। आप इसे ऐसे समझें कि एक बच्चे को, अगर आप उस बच्चे की सामर्थ्य देखें तो वो सांप से भी लड़ सकता है, असीमित। और आप उस बच्चे को देखें कि जब तक वो सोता नहीं तब तक खेलता है। बिल्कुल। पर आपसे अगर 4 किलोमीटर चलने को कहा जाए तो आप कहेंगे मेरी सामर्थ्य। ये सामर्थ्य आती कहाँ से? अब ये होता है कि हम अपनी सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन है उल्टा। हम दिन दिन दूसरों के अडॉप्टेड प्रोग्राम से अपनी सामर्थ्य घटा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई आदमी रेस में है और उसे 3-4 बार ये कह दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान से, अब की बार चैलेंज बढ़ा है, अब निश्चित मान के चलिए वो आदमी हार जाएगा। बिल्कुल हारेगा। इसलिए नहीं कि वो अच्छा धावक नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने उस एक्सटर्नल प्रोग्राम को अपना फियर प्रोग्राम बना दिया। और जब भी
फियर आता है तो सबसे पहले आपकी गति रोक देता है। गति शरीर की तब रुकती है जब मानसिक गति रुक जाए, क्योंकि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी इमेज, उसका वीडियो आपके माइंड में प्रोजेक्ट होता है कि आप ये करने वाले हैं, वहां तक पहुंचने वाले हैं। आपकी डेस्टिनेशन आप पहले ही सेट कर चुके होते हैं अपने दिमाग। अब उस डेस्टिनेशन जो आपने सेट की है उस वीडियो में, यदि उसकी गति कम कर दो तो, अब इसे दूसरे तरीके से अगर समझें आप, अगर आपको कहा जाए कि आप 3 किलोमीटर रोज दौड़ लगाया कीजिए, आप थक जाएंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में एक सेट किया हुआ है कि अब मेरी एज हो गई है, वो उम्र है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप 3 किलोमीटर क्या 6 किलोमीटर तक दौड़ लेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारी आदत पड़ गई है कि हम एक्सटर्नल फोर्स के बिना अपनी सामर्थ्य को जानने का प्रयास ही नहीं करते। और याद रखिएगा कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर आपकी सामर्थ्य बता रही है ना, तो वो इसलिए बता रही है कि आप कितने बेहतर उपयोगी हो सकते हो, इसलिए नहीं कि आप वास्तव में अपनी सामर्थ्य जान पाओ। वो उसी दिशा में आपको भेजेंगे जिस दिशा में उनका उपयोग है, और कोई मतलब नहीं उनका। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के भरोसे आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने की जो कल्पना है ना, कि आपने ये यूट्यूब वीडियो देख लिया, वो किया, वो बुक पढ़ ली, ये सब एक्सटर्नल फोर्स है। वो आपकी अपनी इच्छा नहीं है। आपने बाहर से एक फोर्स क्रिएट किया कि ठीक है, शायद इस भरोसे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं हीलिंग करवा लूंगा, या व्हाटएवर, मेरे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे और मैं कुंडलिनी जगा लूँ, कुछ भी कर लो। जब तक आपके अपने विचारों में आप ये बदलाव लाने के लिए ये ना देख लें कि मेरी अपने जीवन के प्रति धारणाएं क्या है, इन सारी चीज़ों के पीछे कौन सी चीज़ें, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, और जिस दिन आप इस फोर्स के प्रति अवेयर हो जाते हैं, उस दिन आपको एक बात समझ आएगी कि ये फोर्स आपकी अपने आप को कमजोर देखने के परिणाम। आप में कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। कई बार हम कहते हैं कि इस आदमी की तकदीर अच्छी थी, ये ऐसा कर गया, मेरी तकदीर खराब है इसलिए ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उस व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य देखने के लिए अपने आप को प्रायोरिटी दी, दूसरे व्यक्ति ने इस बात का इंतजार किया कि कोई मुझे अपनी सामर्थ्य से अवगत कराए। वो इंतजार करता रह गया और उसने अपनी सामर्थ्य की तरफ अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा बहुत से वीडियोस में भी, या बहुत सारे पैरा ओलंपिक में, कैसे ऐसे लोग, अगर जो घटनाएं अगर आम आदमी के साथ घट जाए तो वो घर से पानी के लिए दूसरे पर मोहताज होने लगेगा, और वो पैरा ओलंपिक में विनर हो जाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति अपनी मनोशक्ति का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर देखने में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने मनोशक्ति को इस्तेमाल अपने आप को निम्नतम देखने में कर रहा है। अब जो निम्नतम देखने में कर रहा है, उसके साथ जो सबसे बड़ी घटना घटती है, वो दूसरों को उच्चतम पर देखकर लगातार अपने आप को और लो वैल्यू में, लो रिजेक्शन में डालता चला जाएगा। वो बनेगा कैसा? एक नया प्रोग्राम डेवलप होगा, रिबेलियस माइंड। वो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, वो दूसरों को गिराने की कोशिश करेगा। अब उसकी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा फोकस इस चीज पर लग जाता है, कैसे भी करके इस व्यक्ति को गिराया जाए। लेकिन वो भूल जाता है जितना समय किसी और को गिराने के लिए उसने उपयोग किया, जो प्रोग्राम बना रिबेलियस माइंड, वो अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही हो जाए, समाज के साथ भी ऐसा ही हो जाए। वो समाज से कटने लगेगा, लोग उसके प्रति गलत धारणाएं बना लेंगे। यानी ऐसे समझे कि वो ये समझ रहा था कि मैं दूसरों के जीवन में विष बो रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही जीवन में विष बो रहा होता है। ऐसी रिबेलियस माइंड स्टेट दो चीजें कर रही है। पहला, आपकी अपनी पूरी ऊर्जा को समेट कर निम्नतम की तरफ ले जा रही है। यदि मैं इसे कहूं तो आपकी थर्ड आई की ऊर्जा अब रूट चक्रा की तरफ जा रही है। और दूसरा व्यक्ति जिसमें ये अवेयरनेस आ गई, वो अपने आप को अलर्ट मोड पे ले आता है कि उस व्यक्ति के अच्छे होने या बुरे होने से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव आ रहा है। अगर वो उस ओर ध्यान देने लगे तो वो फिर उच्चतम पर चला जाता है। तो निर्भर इस बात पर करता है कि आपने जो धारणाएं बनाई है, वो धारणाएं आपने अपने आप को गिराने के लिए बनाई है या उठाने के लिए बनाई है। बाकी 3 शब्दों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।